हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे डायनेस्टीज़ ऑफ मगधा। हमने मगध की 3 डायनेस्टीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारी जो पहली डायनेस्टी थी वो थी हरियंका डायनेस्टी, जिसमें हमने क्रोनोलॉजिकली रूलर्स के बारे में भी देख लिया। फिर हमारी थी शिशुनागा। फिर हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में यानी हमारी प्रीवियस वीडियो में नंद डायनेस्टी के बारे में, जिसकी स्थापना की गई थी महापद्मनंदा के द्वारा, और जो लास्ट रूलर थे वो थे हमारे धननंदा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस समय पर यानी जब डायनेस्टीज रूल कर रहे थे तो उस समय पर पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी और ऐसे कौन से रीजन थे जिनकी वजह से मगध को सक्सेस प्राप्त हुई, यानी मगध का राइज भी हुआ और मगध एक तरीके से जो पावरफुल महाजनपदा है वो उभर कर आया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को टकटकी लगा कर देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। यहाँ पर अगर हम बात करें रीजंस की, यानी मगधा के सक्सेस में जो रीजंस ने कंट्रीब्यूट करा है वो काफ़ी सारे, यानी काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से मगध को सक्सेस प्राप्त हुई। जिसमें से फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो रीज़न है वो है ज्योग्राफी उसकी, यानी मगधा जहाँ पर लोकेटेड था ना, वो ही कहीं ना कहीं जो मगध जहाँ पर लोकेटेड था, मगध वहाँ पर जो ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज, ज्योग्राफिकल चीज़ें पाई जाती हैं ना, यानी नेचुरल चीज़ें जो पाई जाती हैं, कहीं ना कहीं उनसे ब्लेस्ड था। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटो अगर हम बात करें, जो छोटा नागपुर प्लेटो थी वहाँ पर तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं जिनसे जिनसे मगध के जो रूलर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाया। जैसे कि एग्रीकल्चर के जो वेपन्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर के जो टूल्स वगैरह होते हैं वो सारे वहाँ से बनाए गए। जैसे कि प्लाउशेयर वगैरह, आयरन का भरपूर यूज़ हुआ प्लाउशेयर वगैरह को बनाने में। और हमारे जो वेपन्स थे, अजातशत्रु ने 3 वेपन बनाए थे, उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। अब जो वेपन्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो मगधा है उसको कहीं ना कहीं एक एज प्रोवाइड कराया ओवर अदर महाजनपदास के। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं एक तरीके से बहुत ही लाभकारी साबित हुई जनपदा यानी मगधा को, जिससे कि मगधा और ज़्यादा ऊपर उठता गया। ठीक है, अब यहाँ पर मगध में टेम्परेट क्लाइमेट होता था, यानी खेती आराम से करी जा सकती थी, बहुत सारी फसलों को उगाया जा सकता था, जिसमें जो एक एज प्रोवाइड करा है रेनफॉल यहाँ पर सही सी हो जाती थी। जब रेनफॉल हो रही तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन तो सरप्लस होना ही है। ठीक है, अब जो फॉरेस्ट वगैरह कटे विद द हेल्प ऑफ आयरन, यहाँ पर क्या हुआ कि जब फॉरेस्ट वगैरह कटे तो उनसे जो लकड़ियाँ निकली, यानी जो वुड वगैरह निकली हैं, उनसे हाउस को कंस्ट्रक्ट करा गया। तो कहीं ना कहीं पैलेस, एक तरीके से जो नगर हैं उनका निर्माण होने लगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो दूसरा रीज़न था वो था एम्बिशियस नेचर ऑफ रूलर्स। अब जो रूलर्स जो थे जिन्होंने राज करा मगधा पर, वो कहीं ना कहीं एम्बिशियस थे, यानी प्रभाव यानी हिंदी में तो मुझे नहीं पता, खैर ठीक है, वो कहीं ना कहीं एम्बिशियस थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके अंदर ये था कि हम अपना जो ना राजपाट एक्सपेंड करना है, तो उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ यानी अपनी नीतियाँ बनाई और उनको फॉलो करा। जिसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, बिम्बिसारा ने जो पॉलिसी फॉलो करी थी वो करी थी मैट्रिमोनियल पॉलिसी, यानी शादी करना और फिर जो अदर महाजनपदा से उनकी जो प्रिंसेस हैं उनसे शादी करना, फिर उसके बाद उनको एज अ अलाई एडप्ट कर लेना। ठीक है, मगर वहीं पर अजातशत्रु ने जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करी, जहां पर उसने एनेक्स भी करा और मैट्रिमोनियल पॉलिसी भी अडप्ट करी अजातशत्रु ने। ठीक है, और वहीं पर अगर हम महापद्मनंदा की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं अग्रेसिव पॉलिसी यूज़ करी, यानी उन्होंने अपने अधीन लिया अदर महाजनपदास को विद द हेल्प ऑफ हिज अग्रेसिव पॉलिसी। ठीक है, एनेक्स करा और उनको अपने अधीन कर लिया। मगर अगर देखा जाए, बेशक उन्होंने एनेक्सेशन यानी अग्रेसिव पॉलिसीज़ और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और मैट्रिमोनियल पॉलिसीज़ यूज़ करी, मगर फिर भी जो रूलर थे ना वो सक्सेसफुल थे और वेलफेयर ओरिएंटेड थे, यानी यहाँ पर जो इनके सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं हैप्पी थे, कंटेंटेड थे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। महाजनपदा की बात हो और कैपिटल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो कैपिटल थी यानी राजगीर जो थी वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। ठीक है, जब स्ट्रैटेजिक कैपिटल हो तो कहीं ना कहीं फिर तो जनपदा उठेगा ही ऊपर, क्योंकि कैपिटल में ही तो राजा रहेगा। अब राजा जब कैपिटल में रहेगा तो ऑब्वियसली राज्य को छूने के लिए महाजनपदा पूरा पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर राजगीर को 5 हिल्स नेचुरली सराउंडेड कर देते हैं। ठीक है,
जिसको बाद में बिम्बिसारा के द्वारा एक वुडन स्टोन वॉल के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया और राजगीर को इम्प्रेग्नेबल बना दिया गया। इम्प्रेग्नेबल मतलब कि वहाँ पर आसानी से कोई आ जा ना सके, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उड्डयन के द्वारा राजगीर जो है ना शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्र पे, ठीक है। पाटलिपुत्र पे यानी पाटलिपुत्र एक और कैपिटल थी जो कि कौन कौन सी नदियों के किनारे बसी थी, नदियों के कॉन्फ्लुएंस में बसी थी, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है, वो आप मुझे बताओगे। मगर ये भी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन हुआ करती थी जो उड्डयन ने राजगीर को पाटली यानी कैपिटल को पाटलिपुत्रा पे शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो कैपिटल्स थी उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया। अब देखिए, अगर हम बात करें टाउन प्लानिंग की, तो बिम्बिसारा के द्वारा यानी जब बिम्बिसारा रूल करते थे उस समय पर सही में एक रियल मायने में जो कॉन्सेप्ट होता है ना टाउन प्लानिंग का, वो उभर कर आया। जो टाउन उभर कर आए ना वो कहीं ना कहीं एकदम प्रशंसनीय थे। जैसे कि नगरा, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, नगरा, राज्य नगरा, मंडी नगरा, सेना नगरा, द्रोणमुख, ग्राम नगरा, पट्टनम। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन डू वॉच दैम, जब भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी ईजिली, ठीक है। अब रूलर्स होते हैं, देखिए रूलर्स अनऑर्थोडॉक्स थे। रूलर्स ये नहीं कहते थे कि तुम्हें एक पर्टिकुलर रिलीजन ही फॉलो करना है, नहीं, उनका खाली ये था कि उनको अपना राज्य पार्ट एक्सपेंड करना है। तो अनऑर्थोडॉक्स नेचर जो था ना स्टेट का, मतलब स्टेट जो है ना किसी भी रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर नहीं करता था। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं एक एज प्रोवाइड हुआ। जो रूलर्स थे वो अपने काम में जितने इंगेज हुआ करते थे ना वो उतने ही रहा करते थे, उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणिकल जो इन्फ्लुएंस था ना वो बहुत कम था, मिनिमल था, ठीक है, था ही नहीं। इसीलिए आगे चलकर जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी आते हैं वो भी अपना जो डोमिनेंस है वो क्रिएट करते हैं, मगर वो भी अलग रहते हैं। स्टेट अफेयर्स जो जितने भी रहते हैं वो अलग रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें, पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें मगधा की, तो मगधा ने काफ़ी सारी न्यू पॉलिसीज़ क्रिएट करी ताकि उसको जो है ना कोई मात ना दे सके, ठीक है। कहीं ना कहीं एक चीज़ आपने देखी होगी मेरी प्रीवियस वीडियो में, मैंने जब बताया था आपको कि जो मगध था उसका जो थ्रोन था वो स्वॉर्ड डिसाइड करती थी। जब भी तो 3 डायनेस्टीज़ थी वो कॉन्जिक्यूटिवली रूल कर सकें। पहले हरियंका, हरियंक के बाद शिशुनागा, शिशुनागा के बाद महापद्मनंदा, क्योंकि जिसमें पावर होगी वो क्या नाम है थ्रोन को जीत लेगा। जब जीत लेगा तो वो राज करेगा। तो यहाँ पर चीज़ें सारे के सारे स्वॉर्ड डिसाइड कर देती। और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेरिट बेस्ड था, यानी जितने भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे वो सारे के सारे मेरिट बेस्ड सिलेक्ट किए जाते थे। और कंपटीशन ओपन था सारी सर्विसेज के लिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा करते थे मगधा की सक्सेस में, क्योंकि मिनिस्टर्स ही तो हैं जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं और पीपल्स वगैरह से इंटरेक्ट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर जब मिनिस्टर्स लॉयल्टी दिखाएंगे तभी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर मिनिस्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है मिनिस्टर्स ने। और ज्योग्राफी तो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी की अगर बात करें तो पिछली हमने देखी ली कि सेल्फ सफिशिएंट थे, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह सही हो रहा था, रेन वगैरह सही हो रही थी, तो प्रोडक्शन भी सही हुआ। अब मिनिस्टर जो थे कुछ ऐसे भी थे जिनको हैंड पिक्ड करा जाता था, जैसे कि वसाकरा। वसाकरा कौन है आपको पता है? नहीं पता तो आप मुझे बताइए, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, जब वसाकरा ने क्या नाम है वज्जी में गए थे और वहाँ पर उनकी जो फेडरेशन है उसको तोड़ दिया था। खैर छोड़िए वो सारी बातें, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो वो उस चीज़ को आप जाकर देख लीजिए। तो वसाकरा अजातशत्रु के मिनिस्टर हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर इनको फिर अवंती का वो बना दिया गया था गवर्नर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मगधा में जो रूलर्स थे उनकी पॉलिसी सेकुलर हुआ करती थी, यानी किसी भी धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, ठीक है। अब बात करें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तो दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों एक कॉन्सेप्ट तो इक्वली मतलब प्रोपोगेट करा करते थे, इक्वली उसको मतलब वो करा करते थे, स्प्रेड करा करते थे, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी को सबसे ज़्यादा प्रोपोगेट करा गया है रूलर्स के द्वारा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा है, ठीक है, किसी के भी साथ। और जो वुमेन्स की पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब
मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो सब्जेक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं कंटेंटेड थे और खुश थे। अब सब्जेक्ट्स खुश किस वक्त किस लिए होंगे? वो इसलिए क्योंकि जब रूलर्स हैं वो वेलफेयर ओरिएंटेड हैं, कैनाल्स वगैरह उनके द्वारा डग करी जा रही हैं और अच्छे से सेवा प्रोवाइड कराई जा रही है रूलर्स के द्वारा, तो फिर सब्जेक्ट तो खुश रहने ही हैं। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट्स थे वो लॉयल भी थे अपने राजा के तरफ। ठीक है, जिसने एक एडवांटेज प्रोवाइड कराया मगधा को। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि महापद्मनंदा के दौरान जो पॉपुलेशन है सब्जेक्ट्स की वो इंक्रीज़ हुई, जिससे कि नई नई सिटीज़ का निर्माण हुआ। ठीक है, जब नई नई सिटीज़ उभर कर आई तो वो एक तरीके से जो किंगडम है ना उसका एक्सपेंशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं। अब बात करें मिलिट्री यानी वॉरफेयर विंग की, यानी वॉरफेयर में यानी वॉर में 3 विंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो थी पहली इन्फेंट्री और कैवलरी और ट्रेंड एलिफेंट और चैरियोट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो मगधा में तकरीबन 60,000 इन्फेंट्री हुआ करती थी यानी पैदल सेना, कैवलरी यानी घुड़सेना घुड़सवार सेना 40,000 कैवलरी हुआ करती थी, 30,000 ट्रेंड वॉर एलिफेंट। वही जब महापद्मनंदा रूल करा करते थे उस टाइम पर जो कैवलरी थी इन्फेंट्री थी वो 1,75,000 हो गई थी, कैवलरी 60,000 हो गई थी और वॉर एलिफेंट कहीं ना कहीं बढ़कर 60,000 हो गए थे ये भी। ठीक है, अब पाटलिपुत्रा में ही तकरीबन 25,000 एलिफेंट उसको घेर कर रखे थे पाटलिपुत्रा को, ताकि उसकी जो सिक्योरिटी है वो एज इट इज़ रहे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें बात करें मिलिट्री स्ट्रेंथ की तो कहीं ना कहीं जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ना उसने भी कहीं ना कहीं मगधा को एक एज प्रोवाइड कराया है ओवर अदर महाजनपदास। ठीक है, तो उसकी जो ग्लोरी है ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है मगधा की जो इन्फेंट्री थी और कैवलरी और चैरियोट और एलिफेंट सेना थी। तो ये थी रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मगधा। अब चलते हैं पॉलिटी की तरफ, मगर उससे पहले हम देखेंगे जो हमारे पिछले महाजनपदास हुआ करते थे उसके बारे में थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करते हैं। अब पहला जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपदास हुआ करता है, देखिए ये दोनों महाजनपदा आपको याद रखने हैं और यहाँ की जो प्रिंसिपैलिटी थी एक थी पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रिंसिपैलिटी, जो मैं अलेक्जेंडर के टाइम पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर काम्बोजा हुआ करता था, गांधारा, देखिए ये इनके साथ साथ इनकी जो कैपिटल्स है ना आपको याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद कुरु, पांचाल, कोसला और इनकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है क्योंकि आपकी जो मैपिंग सिस्टम है ना, मैपिंग जो पेपर होता है 50 नंबर का, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, फिर कौशल, मल्ला, वज्जी, अंगा, मगधा, चैत्य, वत्स, अवंती, असाका, मत्स्य, सूरसेना। तो ये 16 महाजनपदा हुआ करते थे। तो हमने रिवीजन कर ली, तो आप इसे देख सकते हैं वीडियो पॉज कर कर। तो अब हम पढ़ते हैं पॉलिटी ऑफ मगधा, यानी पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल कंडीशन मगधा के समय पर, यानी जब तीनों डायनेस्टीज रूल कर रही थी तो उस समय पॉलिटिकल कंडीशन किस प्रकार थी। अगर हम बात करें मोनार्की की, देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 2 जनपदा और भी बहुत सारे जनपद थे, यानी फिर वो जनपद नहीं थे, वो महाजनपदा नहीं थे, वो जनपद से छोटे छोटे शहर जिनमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करी जाती थी, यानी वहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करते थे। मगर हमने महाजनपदा में देखा जो मल्ला था और वज्जी, ये 2 महाजनपदा थे जहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करी जाती थी। और भी थे 2-3 और मेरे दिमाग से स्लिप हैं, मगर मैंने आपको पढ़ा रखा है कहाँ कहाँ पर जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फॉलो करी जाती थी और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है। मगर अगर देखा जाए दोनों में, मोनार्की में और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगी। एक तरीके से जो पॉलिटिकल कंडीशन अगर स्टेबल रहेगी तो कहीं ना कहीं मोनार्की में थी, जिस वजह से मगध का उदय हुआ। क्योंकि वज्जी में हमने देखा कि वहाँ पर कॉन्फेडरेशन थी, यानी एक फेडरेशन थी, 4-5 क्लान आपस में मिलकर 8-10 क्लान, फिर वो एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते थे। वहाँ पर सबके मत अलग अलग हुआ करते थे, तो इस वजह से जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनका कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ। ठीक है, वो सारे रीजंस मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं जब मैंने आपको महाजनपदास पढ़ाए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मगधा में मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस होती थी, यानी एब्सोल्यूट मोनार्की को प्रैक्टिस करा जाता था, फॉलो करा जाता था। यहाँ पर किंगशिप जो थी, किंगशिप की जो फॉर्म थी वो मोनार्किकल ही थी। ठीक है, अब बात करें
रिजिडनेस की, तो कहीं ना कहीं बिम्बिसारा के समय से जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो रिजिड हो गई थी, यानी किंग के पास अनलिमिटेड पावर आ चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल कल्चर था उसका कहीं ना कहीं जो क्लेम था, डोमिनेंस था, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट का जो नेचर था, स्टेट जो था वो एक अनऑर्थोडॉक्स था। ठीक है, यहाँ पर सबको एक समान तवज्जो दी जाती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि किंग ने अपने आप को एक टाइटल देना चालू कर दिया था, राजन, जो हमने लेटर वैदिक पीरियड में भी देखा था और अर्ली वैदिक पीरियड में भी देखा था। अब यहाँ पर किंग के पास अनलिमिटेड पावर हुआ करती थी। ठीक है, अब अगर बात करें, अगर किंग कहता था तो कुछ भी अगर उसके मुख के द्वारा निकला जाता था तो वो लॉ बनता था। ठीक है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स हुआ करता था किंग ही। ठीक है, एज वेल एज उसको हेड ऑफ द जस्टिस भी माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मतलब कोई भी पनिशमेंट वगैरह हो रही है, कोई भी पनिशमेंट वगैरह दी जा रही है और एक्विटेड करा जा रहा है किसी को भी, तो वो भी किंग के द्वारा ही होता था। ठीक है, अब किंग का काम क्या हो करता था कि जो किंगडम है यानी मगध है उसकी जो पीस वगैरह है और लॉ एंड ऑर्डर को एक साथ मेंटेन कर कर रखना और जस्टिस वगैरह को भी मेंटेन कर कर रखना, तो ये सारे काम हुआ करते थे किंग के। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, पीपल जो थे ना मगधा के, वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे राजन के प्रति, यानी अपने किंग के प्रति, क्योंकि जब सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं पोजीशन भी वुमेन की सही है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो लोग तो खुश रहेंगे। तो यहाँ पर जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे राजन के प्रति। ठीक है, जहाँ पर अगर कोई भी ऑफेंस करा जाता था लोगों के द्वारा, उसके लिए पनिशमेंट्स होती बहुत ही सीवियर हुआ करती थी। ठीक है, किंग बहुत ही ज़्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड हुआ करते थे और उनको हाईली रिस्पेक्ट करा जाता था और पूजा जाता था उनके सब्जेक्ट्स के द्वारा। जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क जो हमें प्रोवाइड करा रहा है सारी चीज़, हम उसी को तो मानेंगे, फिर उसकी हम पूजा भी करेंगे, उसको सम्मान भी देंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी थी। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ना वहाँ पर, वो एकदम मेंटेन्ड थी, एकदम यानी बैलेंस्ड थी। ठीक है, और यहाँ पर पावर जो थी वो सेंट्रलाइजेशन थी, यानी किंग के पास ही अनलिमिटेड पावर हुआ करती थी। ठीक है, अब अगर बात करें मिनिस्टर्स की, क्योंकि मिनिस्टर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करा है मगध की सक्सेस में, तो कहीं ना कहीं जब जहाँ पर भी किंग वगैरह जाते थे तो वहाँ पर जो उनके मिनिस्टर्स थे वो उनको हमेशा अकम्पनाइड करा करते थे। उनको कहा जाता था मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स, जिनको मेरिट बेस्ड पर चूज़ करा जाता था राजन के द्वारा। ठीक है, फिर इनको क्या करा जाता था, उनको एक अपना पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंट उनको असाइन कर दिया जाता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर कैपेसिटी। ठीक है, अब वो जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके अंडर काफ़ी सारे ऑफिशियल्स वर्क करते हैं, यानी अंडर दियर प्लेजर। तो यहाँ पर भी जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे वो राजन के प्लेजर के अंडर काम करा करते थे, यानी राजन के ऊपर था किसको सफल करना है, किसको कहाँ भेजना है। तो ये सारी पावर्स किसके पास थी, राजन के ऊपर। ठीक है, अब राजन कैन सफल दियर पोर्टफोलियो एज वेल। अब मिनिस्टर वर पेड, यानी सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है टाइपिंग में, तो यू कैन मैनेज विद दैट। तो यहाँ पर मिनिस्टर्स को काइंड में भी पे करा जाता था और रॉयल सील भी दिए जाते थे, यानी पंच मार्क्ड कॉइन, जिनको एज अ बार्टर के तौर पर भी यूज़ करा जाता था। ठीक है, वो जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। देखिए, अब यहाँ पर थोड़े से मिनिस्टर्स को देख लेते हैं। ठीक है, पहला था हमारा बागदुगा टैक्स कलेक्टर हुआ करता था। ठीक है, अब सानीगिरी थी, ये ट्रेजरर यानी इंचार्ज हुआ करता था रॉयल ट्रेजरर का। वही जब महापद्मनंदा का टाइम था तो सानीगिरी को बदलकर सामहर्ता कर दिया गया था। ठीक है, फिर वो सामहर्ता था जो रॉयल ट्रेजरी का इंचार्ज हुआ करता था। वहारी का एक मिनिस्टर हुआ करता जिसका काम था जस्टिस डिस्पेंसर, मगर जो अनलिमिटेड पावर थी वो थी राजन के पास। फिर पालादुर्गा जो फोर्ट से ना उनका इंचार्ज हुआ करता, प्रोटेक्ट करता था उनको, सारी जितनी भी सेना वगैरह कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय करनी है वो सारी चीज़ें पालादुर्गा के जिम्मे हुआ करती थी। ठीक है, अब पट्टनमुखा, अब यहाँ पर पट्टनम मुखा इसका मतलब क्या है, पट्टन यानी सपा मतलब सपा समझ में आ रहा कि पोर्ट्स, इंचार्ज ऑफ पोर्ट्स। फिर सेनानायका यानी हेड ऑफ द मिलिट्री, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। अब अगला आता है सांबत का, यानी यहाँ पर ये
महापद्म के समय पर क्रिएट करा गया था, जो कि रोड जो थे ना, रोड वगैरह और जितने भी पीस वगैरह थे सबको मेंटेन यही करता था। ठीक है। अब आखिरी में आता है मुख्यमंत्री। अजातशत्रु के समय पर जो वसा करा था, जिसने वज्जी की जो फेडरेशन उसको तोड़ा था, तो यहाँ पर वो था प्राइम मिनिस्टर, जिसको बोलते थे प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर इसका नाम था वसाकरा एट द टाइम ऑफ अजातशत्रु। तो ये कुछ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन जो थी मिनिस्टर्स की, अब काफ़ी समय पर ऐसा देखा जाता है कि राजा की तो पोजीशन हेरिडेटरी है, क्योंकि वहाँ पर रूल ऑफ प्रोमिजेनिचर फॉलो करा जाता है कि राजा के बाद जो राजा का बेटा है बड़ा, वो राजा बनेगा। मगर यहाँ पर मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मिनिस्टर्स की यहाँ पर जो पोजीशन थी वो हेरिडेटरी नहीं थी। ठीक है। मिनिस्टर्स को सफल भी करा जा सकता था, और यहाँ पर मिनिस्टर्स को कम ज़्यादा भी करा जा सकता था। वो था राजन के जिम्मे, राजन के पास ही सारी पावर हुआ करती थी। क्योंकि हमने देखा 12 मिनिस्टर तकरीबन बिंबिसारा के टाइम पर हुआ करते थे, और 8 मिनिस्टर अजातशत्रु के टाइम पर, और 8 ही मिनिस्टर हुआ करते थे महापद्म के समय पर। ठीक है। अब यहाँ पर विलेज जो था, यानी एक जो ग्रामा हुआ करता था, यानी एक गांव जो हुआ करता था, वो बेसिक यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको हेड करता था ग्रामानी। ठीक है। और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी काम था टैक्स को कलेक्ट करना। अब टैक्स, आप मुझे ये बताइए कि लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स को क्या बोला जाता था। ठीक है। और अर्ली वैदिक पीरियड में कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब यहाँ पर इसका काम था टैक्स कलेक्ट करना। उसके बाद सानीगिरिति को ये सारी चीज़ें दे देना। मगर सानीगिरिति महापद्म के टाइम पर बन गया था सामहर्ता। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसका काम एक और हुआ करता था कि ये जो कुलप्पाज है ना, यानी फैमिली के जितने भी बड़े मुखिया हैं उनको कंट्रोल करना। ठीक है। और लुक आफ्टर करना विलेज को। ठीक है। और सेटल करना लोकल डिस्प्यूट्स को। तो ये सारी चीज़ें विलेज के ग्रामणी के द्वारा करी जाती थी। अब ये जो विलेज की स्पेलिंग है इसे भी आप ठीक कर लीजिएगा अपने हैंड से। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें पॉलिटिकल कंडीशन की मगधा की, तो कहीं ना कहीं फ्लैक्सिबल थी। ठीक है। स्टेबल थी और हाईली सेंट्रलाइज थी, क्योंकि यहाँ पर सारी जो पावर थी वो मिनिस्टर के राजन के पास ही हुआ करती थी, किंग के पास ही हुआ करती थी। तो ये थी वीडियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मगधा एज वेल एज दी रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मगधा। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, हाल फिलहाल के लिए इतना ही। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मगधा, यानी इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ मगधा। तो वो भी वीडियो में यानी अल्टरनेट डे पे प्रोवाइड हो रही है। तो मुझे बस इसमें जो ना आपका प्यार चाहिए, बस आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे कर रहे हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। तो अगर वीडियो पसंद अभी आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इट इज़ फॉर फ्री, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। हियर यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, बट आप पे तो कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट चार्जेस, वो तो आपको ही लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।